नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे और अक्षर एकेडमी में आपका स्वागत है। हम 16 तारीख से यानी सोमवार से 16 मई से अपना ABO असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ABEO की क्लासेस अपन क्या कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं 16 तारीख से। और जिन भी स्टूडेंट को इनमें क्लास में इंटरेस्ट हो या करना चाहते हैं, जिनका PG कंप्लीट हो चुका है या जो जिनका B.Ed कंप्लीट हो चुका है, PG और B.Ed दोनों कंप्लीट हो चुका है, वो क्या कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और ABO के सेकंड पेपर की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम YouTube पर छोटे छोटे वीडियो डाल रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी, ऑफलाइन क्लासेस भी होंगी, दोनों मोड पर क्लासेस चलेंगी। 16 तारीख से जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं, शाम को 4 बजे से 5 बजे तक वो क्या कर सकते हैं, डेमो क्लास अटेंड कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन करना चाहते होंगे या ऑफलाइन करना चाहते होंगे। ये सारे 7 दिन की क्लासेस सारे लोगों के लिए ये फ्री हैं, आप अटेंड करके देख सकते हैं इन सब चीज़ों को और आगे क्लास को क्या कर सकते हैं। इसकी फीस हमने रखी है 3500 रुपये, 3500 रुपये। और आप इसमें क्या कहते हैं, इसमें विथ नोट्स मटेरियल होंगे। नोट्स मटेरियल के साथ साथ इसमें 15 टेस्ट पेपर होंगे। जो लोग ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं उन लोगों के ऑनलाइन क्लास में लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लास चाहें तो आप ले सकते हैं, लाइव क्लास भी ले सकते हैं। नोट्स मटेरियल आपको मिलेगा और साथ में जो है आपको 15 टेस्ट पेपर होंगे। ठीक, तो आज हमने इस पर एक टॉपिक भी निर्धारित किया है ABO पर। एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका भारत में शिक्षा का संवैधानिक प्रावधान। भारत में शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान। भारत में शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान बहुत सारे प्रावधान हैं। हम उन प्रावधानों में कुछ विशेष को देखेंगे कि कौन कौन से विशिष्ट प्रावधान है शिक्षा संबंधी। भारत जो है, मैं आपको बताऊं कि जो मूल संविधान है, वो मूल संविधान में जो शिक्षा था, मूल संविधान में शिक्षा को रखा गया था किस सूची में, राज्य सूची में रखा गया था। किस सूची में रखा गया था, राज्य सूची में। सूची क्या होती है मैं आपको बता दूं, कानून बनाने की शक्ति के आधार पर 3 सूचियां निर्धारित की गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में वो कानून रखे गए हैं जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में वो विषय रखे गए हैं जिसमें केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। और संवर्ती सूची में वो विषय रखे गए हैं जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून का निर्माण कर सकते हैं। मूल संविधान में जो शिक्षा विषय था वो राज्य सूची का विषय था। बाद में ये आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे क्या जोड़ा गया, इसे संवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। संवर्ती सूची में इस संवर्ती सूची में से डाल दिया गया। कहने का मतलब है अब शिक्षा के संदर्भ में राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। तो पहला चीज आप ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में क्या था, राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे क्या कर दिया गया, संवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों इस पर कानून का निर्माण कर सकती हैं। ठीक, अब अगर आप देखें तो शिक्षा को कई पार्टों में बांटा गया है, कई जगह में दिया गया है। शिक्षा कहाँ, मूल अधिकार में। कहाँ, मूल अधिकार में। मूल अधिकार कहने का मतलब है भाग 3। भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है और मूल अधिकारों में शिक्षा के बारे में कौन कौन से अनुच्छेद में बताए गए हैं ये अपन देखते हैं। सबसे पहले बताया गया है 21 क में, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। विधिक प्रक्रिया के तहत ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को क्या किया जाता है, लिया जा सकता है। लेकिन 21 क में प्राण जैसे इतना महत्वपूर्ण है ये कि व्यक्ति का जैसे जीवन जितना महत्वपूर्ण होता है, शिक्षा उतना ही महत्वपूर्ण है। इसे जो है 21 का जोड़ा गया। ये 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 जोड़ा गया है, 2002 द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों हेतु क्या है, अनिवार्य शिक्षा है, अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। ठीक, 6 से 14 अनुच्छेद 21 का में जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा आपका 2002 में जोड़ा गया, 6 वर्ष से लेकर आपके 14 वर्ष के बालकों हेतु अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 21 क में। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 28 में, पहला 21 का हो गया,
अनुच्छेद नंबर 28। अनुच्छेद नंबर 28 में क्या किया गया है? राज्य द्वारा धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य द्वारा कैसा किया गया है? राज्य द्वारा धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है। ठीक, राज्य किसी भी अपने वित्त पोषित, राज्य द्वारा वित्त पोषित, आंशिक वित्त पोषित या पूर्णतः वित्त पोषित किसी भी संस्था में धर्म के आधार पर प्रेरणात्मक शिक्षा चलती रहेंगी, लेकिन धर्म के आधार पर शिक्षा का क्या कर दिया गया? निषेध कर दिया गया है। धार्मिक आधार पर शिक्षा है। धर्म से, राज्य धर्म से विमुख नहीं है, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करता है, लेकिन धर्म से संबंधित शिक्षाएं, राज्य के जो वित्त पोषित संस्थाएं हैं वो धार्मिक आधार पर शिक्षा प्रदान नहीं कर सकती हैं। इसके बाद अनुच्छेद 29 नंबर में, अनुच्छेद नंबर 29 में दिया गया है अल्पसंख्यकों के संस्कृति और भाषा के संदर्भ में। ये विशेष भाषा लिपि को बनाए रखने के लिए, विशेष भाषा और विशेष लिपि को बनाए रखने के लिए या संस्कृति के संरक्षण के लिए, संस्कृति संरक्षण हेतु क्या किया जा सकता है? उपाय किए जा सकते हैं। ठीक, और इसके तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को, जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं, उन अल्पसंख्यक वर्गों को और उनकी विशेष भाषा को, उनकी लिपि को और उनकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए धार्मिक आधार पर शिक्षा दी जा सकती है। तो इस तरह से मदरसा बोर्ड या जैन बौद्ध अपने क्या कर सकते हैं? शिक्षा दे सकते हैं। ये आर्टिकल 19 के तहत है। इसके तहत आर्टिकल 30 में, अनुच्छेद नंबर 30 में कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक संस्थान हैं, अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक जो हैं वो कोई शिक्षण संस्था स्थापित करते हैं, शिक्षण संस्था स्थापित कर सकते हैं और उनका क्या कर सकते हैं? प्रशासन कर सकते हैं। ठीक, तो अल्पसंख्यकों को शिक्षा संबंधी और उनके प्रशासन संबंधी अधिकार आर्टिकल नंबर कौन से दिया गया है? 30 में दिया गया है कि आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक संस्थान अपने लिए क्या कर सकते हैं? वो संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं। तो मूल अधिकारों में भाग 3 में इनके बारे में बताया गया है। पहला 21 का 86वें संशोधन 2002 द्वारा 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। 28 में दिया गया है राज्य द्वारा धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध दिया गया है। और 29 में दिया गया है भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने के लिए, संस्कृति को बनाए रखने के लिए धार्मिक आधार पर शिक्षा या इस तरह की शिक्षा दी जा सकती है। अनुच्छेद नंबर 30 में बताया गया है अल्पसंख्यक जो हैं वो अपने शिक्षा संबंधी, भाषा संबंधी, संस्कृति संबंधी आधार पर उनका प्रशासन कर सकते हैं और साथ में क्या करते हैं? उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं। ये दिया गया था मूल अधिकारों में। इसके अलावा भाग 4 में आपका क्या है? निर्देशक तत्व है। निर्देशक तत्वों में भाग 4 में शिक्षा संबंधी अनेक प्रावधान किए गए हैं। उनमें सबसे पहला है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद नंबर क्या है? 45 में दिया गया है। इसे भी कब जोड़ा गया? अनुच्छेद नंबर 45 को भी जोड़ा गया है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। इससे पहले ये नहीं था मूल संविधान में। और इसमें कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों हेतु राज्य क्या करेगा? व्यवस्था बनाएगा। ठीक, नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए एक राज्यों को दिए गए हैं, एक गाइडलाइन के रूप में दिए गए हैं, एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं। ठीक, और ये न्यायालय में क्या है? प्रवर्तनीय नहीं है, लागू नहीं किया जा सकता, जबकि मूल अधिकारों को क्या किया न्यायालय में लागू किया जा सकता है। तो इसमें 86वें संशोधन 2002 में बताया गया है और कहा गया है कि राज्य जो है अपने राज्य में या अपने भौगोलिक क्षेत्र के भीतर या अपने राज्य के भीतर 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए शिक्षा हेतु क्या करेंगे? प्रावधान करेंगे, व्यवस्था करेंगे और उनके अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था बनाएंगे। कैसी शिक्षा की? अनिवार्य शिक्षा की, अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था बनाएंगे। ये नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 46 में बताया गया है, 46 आर्टिकल 46 में बताया गया है कि राज्य दुर्बल वर्गों हेतु क्या करेंगे? राज्य दुर्बल वर्ग हेतु, जो दुर्बल वर्ग कहने का मतलब है जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो लोग कमजोर हैं, पिछड़े हुए हैं, उनके लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी, शिक्षा एवं अर्थ संबंधी क्या करेंगे? प्रावधान करेंगे। अर्थ संबंधी का मतलब
अर्थ संबंधी का मतलब होता है उनकी आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, उनकी कमाई धमाई के आधार पर देखेंगे। और शिक्षा व्यवस्था के बारे में दुर्बल वर्गों के लिए, जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आपका आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था आर्टिकल 6 में कौन करेगा? राज्य करेगा। 45 नंबर की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। जबकि 46 नंबर की भी कौन करेगा? राज्य करेगा। ये मूल अधिकार हैं जिसको न्यायालय में क्या करवाना है? लागू करवाया जा सकता है, ठीक है, और इन्हें लागू नहीं करवा सकता है, ये राज्य की इच्छा पर है कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए। इसके अलावा आपका मूल कर्तव्य में भी बताया गया है, भाग 4 क मूल कर्तव्य में भी ये व्यवस्था दी गई है। मूल कर्तव्य 11वें नंबर का जो मूल कर्तव्य है, 11वां मूल कर्तव्य है, जिसे कब जोड़ा गया है? ये भी 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। और मूल कर्तव्य में भी बताया गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों हेतु इनके अभिभावक या प्रतिपालकों का कर्तव्य होगा कि उनके शिक्षा के लिए व्यवस्था बनाएं, उनके शिक्षा हेतु प्रबंध करें। ठीक, ये आपके भाग 3 में बताया गया, 21 क में, आर्टिकल 28 में बताया गया, 29 में बताया गया। नीति निर्देशक तत्वों में देखा जाए तो 45 में बताया गया, जो 86 संविधान 2002 जोड़ा गया। 6 वर्ष से कम बालकों के लिए राज्य व्यवस्था बनाते हैं। इसके अलावा आपका 86वां संविधान का अनुच्छेद 46 में राज्य दुर्बल वर्गों के लिए क्या कर सकते हैं? विशेष प्रावधान कर सकते हैं। भाग 4 क में मूल कर्तव्य में व्यक्ति का कर्तव्य होगा, प्रतिपालकों का कर्तव्य होगा। 11वां मूल कर्तव्य में बताया गया है कि प्रतिपालक जो ऐसे कर्तव्य होंगे उनके, जो अपने बच्चों के लिए जो भी अभिभावक हैं, जो भी प्रतिपालक हैं, उनका एक कर्तव्य होगा कि उनको स्कूली शिक्षा प्रदान करें, उनको शिक्षा व्यवस्था प्रदान करें। ठीक, ये अपना हो गया भाग 3, भाग 4 और भाग 4 क में। इसके अलावा संविधान के अन्य क्षेत्रों में भी क्या दिया गया है? ये व्यवस्था बताई गई है। 2-3 चीजें और भी हैं अन्य प्रावधानों के आधार पर। अगर देखें तो अन्य प्रावधानों में मैं आपको बताऊं, भाग 17, भाग नंबर क्या है? 17 में ये व्यवस्था बताई गई है, अनुच्छेद नंबर 343। अनुच्छेद नंबर 343 में ये बताया गया है कि संघ की राजभाषा क्या होगी? संघ की भाषा यानी राजभाषा होगी कौन? हिंदी। संघ की राजभाषा हिंदी के बारे में बताया गया है। और लिपि के बारे में बताया गया है कि लिपि इसकी क्या होगी? देवनागरी। जो आप लिपि लिखते हो वो हर भाषा की एक लिपि होती है, तो हिंदी की लिपि क्या होती है? देवनागरी होती है। इसके अलावा अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन लिपि, आपका पंजाबी की लिपि होती है गुरुमुखी लिपि। ठीक है, उसी तरीके से ये जो है हमारी जो हिंदी की लिपि वो कैसी लिपि है? देवनागरी लिपि है। इसके अलावा भाग 17 के 350 ख में व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक बालक को मातृभाषा में शिक्षा देना, मातृभाषा में शिक्षा के बारे में बताया गया है कि 350 ख में बताया गया है कि जो बच्चे होंगे उनको क्या किस में दिया जाएगा? प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाएगी, प्रारंभिक शिक्षा जो दी जाएगी वो किस आधार पर होगी? मातृभाषा में इसकी शिक्षा होगी, मातृभाषा में शिक्षा होगी। और इसके अलावा अनुच्छेद 351 में, अनुच्छेद 351 नंबर में बताया गया है कि हिंदी भाषा के लिए संघ के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। हिंदी भाषा के विकास में संघ के क्या कर्तव्य होंगे? केंद्र सरकार के कर्तव्य जो होंगे वो उनके बारे में क्या किया गया है? बताया गया है। उनके कार्य होंगे, उनको विकास करने के लिए, उनको लोकप्रिय बनाने के लिए क्या क्या कर्तव्य होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, भाग 17 में 343 राजभाषा हिंदी और लिपि क्या है? देवनागरी। 350 क में मातृभाषा में शिक्षा के बारे में बताया गया है। इसके बाद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए केंद्र सरकार के जो कार्य हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक, तो ये था भारत में शिक्षा संबंधी प्रमुख प्रावधान। ठीक है, जो आपके टॉपिक में है, सिलेबस में दिया हो गया है, शिक्षा संबंधी जो संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट सेशन में हम कोई नया टॉपिक लेंगे। और अगर आप लोगों को जो है वीडियो अच्छा लग रहा है या हमारी क्लास ठीक ठाक लग रही है, अच्छी लग रही है, तो आप प्लीज़ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, और हम और भी छोटे छोटे वीडियो डालते रहेंगे। क्लासेस 16 तारीख से प्रारंभ हो गई हैं और जिन लोगों को भी क्लास में एडमिशन लेना है जल्द से जल्द संपर्क करें। सेकंड पेपर की तैयारी के लिए हम अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे
और टेस्ट पेपर भी लेंगे, आप लोगों को जांच भी करेंगे, देखेंगे कि आपकी स्थिति कैसी है। तो जल्द से जल्द हमसे संपर्क करें और क्लास से जुड़ जाएं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा क्लास की सूचना के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं और क्लास संबंधी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।